बड़ी खबर आ रही है। महायुद्ध के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक की है। मंत्रियों के साथ मिडिल ईस्ट के हालात पर चर्चा की है। पीएम मोदी ने देश में ऊर्जा हालात की समीक्षा की। पीएम मोदी ने देश में तेल और गैस आपूर्ति के निर्देश भी दिए हैं। तो देश में तेल गैस आपूर्ति को लेकर अहम बैठक हुई है। मंत्रियों के साथ मिडिल ईस्ट के हालात पर चर्चा की है। ईरान और अमेरिका इसराइल के बीच घमासान की वजह से पूरी दुनिया में ऊर्जा की किल्लत हो रही है। ऊर्जा का संकट पैदा हुआ है और इससे निपटने के हालात को लेकर आगे चर्चा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेल गैस आपूर्ति के निर्देश दिए गए हैं। ऊर्जा की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, इसको लेकर के मंत्रियों के साथ चर्चा की गई है। देश में कई जगह जमाखोरी और कालाबाजारी की चर्चाएं भी सामने आई थी और इन सबके बीच पवन गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, इस मीटिंग में क्या कुछ निकल करके सामने आया है? एक्शन प्लान क्या रहेगा आगे? देखिए, प्रधानमंत्री आवास पर जो हाई लेवल बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई। 3.5 घंटे बैठक चली और 13 बड़े मंत्री यानी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर समेत 13 बड़े मंत्री इस बैठक में शामिल थे। और जिस तरह से पूरा माहौल है इस समय मिडिल ईस्ट में जो जंग के बाद में किस तरह से माहौल है उसकी समीक्षा की और उसके बाद में भारत में उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसमें एलपीजी सप्लाई को लेकर क्या वर्तमान में स्थिति है। 23 तारीख से सरकार जो 50% करने वाली है एलपीजी कमर्शियल सप्लाई को लेकर, उसको लेकर अब तक क्या स्थिति है। उसके अलावा देश भर में निर्बाध आपूर्ति बनी रहे ऐसा दिशा निर्देश प्रधानमंत्री ने दिया है। किसी भी तरह की कोई सप्लाई में समस्या आम आदमी को नहीं आए, उसको लेकर प्रधानमंत्री ने ये दिशा निर्देश दिए हैं। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने जिस तरह चाहे वो पेट्रोलियम की बात करें, क्रूड ऑयल की बात करें, उर्वरक की बात करें, यानी ये सुनिश्चित करने का सरकार ने पूरा भरोसा दिया है कि आने वाले दिनों में ऊर्जा की कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो एलपीजी हो या फिर कच्चे तेल की वजह से जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो भी नहीं बढ़ेंगे और लोगों को आपूर्ति सुनिश्चित होती रहेगी। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। अमेरिका और इजराइल और दूसरी तरफ ईरान, महायुद्ध जो चल रहा है इन देशों में, आज 23वां दिन इसका चल रहा है। अब इस युद्ध को लेकर ऐसी खबरें सामने आई जो ये बता रही हैं कि ईरान कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल पर 21 साबित हो रहा है। दरअसल ईरान ने अपनी एक ऐसी मिसाइल से अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जिसकी कल्पना सुपर पावर ने सपने में भी नहीं की थी। ईरान की इस मिसाइल से पूरी दुनिया हैरत में आ गई है। तो आखिर इसकी वजह क्या है? क्यों ईरान की इस मिसाइल ने अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है? जानने के लिए आगे मैं आपको स्पेशल रिपोर्ट दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। महायुद्ध जो चल रहा है, इस बीच देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी बैठक कर रहे हैं। उच्च स्तरीय बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं अपने मंत्रियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बैठक में उनके साथी मंत्रिमंडल में शामिल कई मंत्री शिरकत कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट के हालात को लेकर चर्चा की जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंथन कर रहे हैं कैसे देश में जो ऊर्जा को लेकर स्थिति बनी हुई है उसमें आने वाले दिनों में अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो संकट की स्थिति देश पर ना आए। और आइए अब आपको बताते हैं किस तरीके से ये जो युद्ध छिड़ा हुआ है, एक तरफ अमेरिका इजराइल, दूसरी तरफ ईरान। जब शुरुआत हुई थी तो इस सोच के साथ अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया था कि ईरान घुटनों पर आ जाएगा और मामला निपट जाएगा, लेकिन ईरान जिस तरीके से पलटवार कर रहा है और अब अपने जिस हथियार से ईरान ने वार किया है, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, वो कौन सा हथियार है और उससे क्यों अमेरिका परेशान है, इस रिपोर्ट में देखिए आप। तो जो अमेरिका और इजराइल अब तक ईरान को तबाह करने का दंभ भर रहे थे, उसे घुटने पर लाने की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि अपनी मिसाइल वर्षा से तेहरान को धुआं धुआं कर देंगे। वो अमेरिका और इजराइल अब डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। इनके डर, इनकी घबराहट की वजह है ईरान की वो मिसाइल
जिसने अमेरिकी सैन्य अड्डे डिएगो गार्सिया को निशाना बनाया है। तेहरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और बीबी को अपनी उस ताकत से रूबरू करा दिया है जिससे दुनिया अब तक अनजान थी, लेकिन अब हैरान है। अमेरिका और इजरायल के हमलों के बीच ईरान जिस तरह अपनी मिसाइलों से पलटवार कर रहा है, उससे इन दोनों देशों की नींद उड़ी हुई है और अब ईरान एक कदम आगे बढ़ गया है। ईरान ने पहली बार अपनी मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल हिंद महासागर में स्थित अमेरिका ब्रिटेन के डिएगो गार्सिया सैन्य के अड्डे को निशाना बनाया। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ये दोनों मिसाइलें बेस तक पहुंच नहीं पाई। अमेरिका दावा कर रहा है कि ईरान की पहली मिसाइल हवा में ही खराब हो गई। दूसरी मिसाइल की तरफ एक अमेरिकी युद्धपोत ने SM-3 इंटरसेप्टर दागा। यह इंटरसेप्शन सफल हुआ या नहीं, अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन ईरान के इस मिसाइल हमले के बाद अमेरिका टेंशन में है। उसकी इस टेंशन की वजह है ईरान की मिसाइल रेंज। डिएगो गार्सिया ईरान से करीब 4000 किलोमीटर दूर है। ये दूरी ईरान की घोषित मिसाइल क्षमता से कहीं ज्यादा है। ईरान ने पहले कहा था कि वो मिसाइलों की रेंज 2000 किलोमीटर तक ही रखता है, लेकिन इस हमले ने उसकी क्षमताओं को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट का दावा है कि ईरान के पास पहले से ही 3 से 4000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें हो सकती हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरागची ने कुछ दिन पहले कहा था कि तेहरान ने अपनी मिसाइलों की रेंज जानबूझकर 2000 किलोमीटर तक सीमित रखी है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या ईरान के पास वाकई इतनी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है। मुझे नहीं लगता कि शायद आज की तारीख में ये ओवर रूल किया जा सकता है कि ईरान की मारक क्षमता 3500 या 4 किलोमीटर नहीं हो सकती, कि इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास 2000 वाली भी है अगर बाई चांस, तो आप अपने आप को डिप्लॉय इस तरीके से शातिर चालाकी के साथ कर सकते हैं कि आपकी वो मिसाइल आगे चली जाए और आगे जाने के बाद वहां से डिप्लॉय हो जहां आप ये रेंजेस अचीव कर पाए। डिएगो गार्सिया को निशाना बनाना इस बात का संकेत है ईरान ने या तो अपनी मिसाइल रेंज छिपाई थी या फिर उसने उम्मीद से ज्यादा लंबी दूरी की मिसाइलें विकसित कर ली हैं, जिसके बाद उसकी रेंज में खाड़ी देशों के अलावा दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान, यूरोप में बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, साइप्रस, पश्चिमी और मध्य यूरोप में लंदन, पेरिस, बर्लिन, रोम, स्विट्जरलैंड जैसे देश आ जाते हैं। इसका मतलब ये भी हुआ कि दूसरे देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकाने भी अब सुरक्षित नहीं है। ये अमेरिका और इजराइल के लिए बड़ी चिंता की बात है। जब अब देखा जाए कि डिएगो गार्सिया का इस्तेमाल यूएस कर रहा है और डिएगो गार्सिया को क्यों टारगेट किया जाए, तो ईरान का एक पॉलिसी रही है अभी इस लड़ाई में कि जहां से भी उनके ऊपर अटैक आया वो उसने उस पर जरूर अटैक किया है। ईरान जब अब्राहम लिंकन ऑब्लिक डिएगो गार्सिया के ऊपर अटैक करता है तो वो अपना जज्बा दिखाता है, वो अपने खुद के लिए एक स्ट्रेंथ समझता है, एंड आई एम वेरी श्योर कि वो दुनिया को एक मैसेज देता है। वैसे ईरान अमेरिका को एक और बड़ी चोट देने का दावा कर रहा है। ईरान ने 19 मार्च को दुनिया के सबसे एडवांस अमेरिकी फाइटर जेट F-35 को मारने का दावा किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने अपने स्वदेशी मजीद एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए से मार गिराया। अगर ये सच है तो ईरान ऐसा पहला देश होगा जो ये कर पाया है। F-35 फाइटर जेट अमेरिकी सैन्य के ताकत का प्रतीक माना जाता है।
ये प्रीमियम फाइटर जेट है और इसे खास तौर पर बनाया गया है। देश की सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम में घुसकर बिना पकड़े यह हमला कर सकता है। ईरान का दावा है कि उसने F-35 की कमजोरी पकड़ ली है। मजीद डिफेंस सिस्टम ने F-35 से निकली इंफ्रारेड यानी कि गर्मी को पकड़कर उसे निशाना बनाया। F-35 भले ही राडार से बचने में सक्षम हो, लेकिन उसके इंजन से निकलने वाली गर्मी को पूरी तरह छिपाया नहीं जा सकता। IRGC ने F-35 पर हुए हमले का फुटेज भी जारी किया है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि इस बीच अमेरिकी और कुछ न्यूज वेबसाइट ने सूत्रों के हवाले से बताया कि ईरान के हमलों की वजह से F-35 को मिडिल ईस्ट में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। तो सवाल ये है कि क्या ईरान का दावा सही है, और अगर सही है तो ये अमेरिका के लिए कितना बड़ा झटका है। F-35 को यूएस अपनी नाक की लड़ाई समझता है, उसके सर का ताज है वो। और जब उस तरह का वेपन सिस्टम, मैं तो उसको पूरा वेपन सिस्टम बोलता हूं, कि उस वेपन सिस्टम को अगर आप स्ट्राइक कर लेते हो और स्ट्राइक के बाद गिरा पाते हो, तो मुझे लगता है ये एक नया कीर्तिमान होगा कि जहां हम ये कह पाएंगे कि F-65 पहली बार रियल वॉर में टेस्ट होकर गिराया गया। ईरान के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो एक बात तो साफ है कि अमेरिका और इजराइल ईरान को मिटा देने के कितने ही दावे कर लें, ईरान दोनों को जवाब भरपूर दे रहा है। वो जिस तरह एक के बाद एक अपने तर्कश से हथियार निकाल रहा है, साबित करता है कि ईरान को झुकाना इतना आसान भी नहीं। तो अभी ईरान का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। ईरान की मिसाइल से अमेरिका टेंशन में नजर आ रहा है। वैसे दुनिया की घातक मिसाइल्स की अगर बात की जाए तो सबसे आगे रूस की RS-28 सरमत नजर आती है, जिसकी रेंज करीब 18,000 किलोमीटर है। इसके बाद नंबर आता है चीन की DF-41 का, इसकी रेंज है 12,000 से 15,000 किलोमीटर की। फिर नंबर आता है अमेरिका की ट्राइडेंट 2 D5, जिसकी रेंज 7,500 से लेकर 12,000 किलोमीटर तक की है। फिर भारत की अग्नि 5 भी इसी लिस्ट में शामिल हो जाती है, उसकी रेंज करीब 5,000 से लेकर 8,000 किलोमीटर तक की है। और अब बात अमेरिका के उस सरदर्द की जिसकी दवा उसे अब तक नहीं मिल पाई। अमेरिका के इस सरदर्द का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसे ईरान ने ब्लॉक करके रखा है। इसी वजह से दुनिया भर में तेल गैस का संकट खड़ा है। अमेरिका की लाख धमकियों के बावजूद ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने को तैयार नहीं, और अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। सवाल यह है, 48 घंटे बाद अमेरिका क्या करेगा? उसका जवाब ईरान कैसे देगा? ये इससे भी बड़ा सवाल। क्या ईरान महायुद्ध और भीषण होने वाला है? क्या अमेरिका और इजराइल के हमले और आक्रामक होने वाले हैं? क्या होर्मुज़ के लिए अमेरिका आर या पार के मूड में आ गया है? इन सवालों के पीछे है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी और उसके बाद ईरान के इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले। पहले बात इजराइल पर ईरान के ताजा हमलों की। इजराइल की सुबह आज ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से हुई। इजरायली मीडिया के मुताबिक इन हमलों में 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इजरायली विदेश मंत्रालय और स्वास्थ्य सेवाओं का कहना है कि घायलों में बच्चे भी शामिल हैं। इससे पहले ईरान ने शनिवार रात भी इजराइल के डिमोना और अराज शहरों पर हमला किया था। यहाँ इजराइल का बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है। ईरान की तरफ से ये हमले ट्रंप की धमकी के बाद तेज हुए हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर धमकी देते हुए लिखा था, अगर 48 घंटे के भीतर हॉर्मुज़ स्ट्रेट को पूरी तरह से नहीं खोला गया तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट पर हमला करेगा। शुरुआत सबसे बड़े प्लांट से होगी।
अमेरिका पर इस समुद्री मार्ग को सुरक्षित करने का दबाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसका सीधा असर वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। यही वजह है कि अमेरिका ने ईरान को सख्त चेतावनी देते हुए समय सीमा तय कर दी है। इस अल्टीमेटम के साथ ट्रंप ने साफ कर दिया है वो अब कूटनीति के मूड में नहीं है। अगले 48 घंटे ये तय करेंगे मिडिल ईस्ट में अंधेरा छाएगा या युद्ध विराम की कोई नई किरण दिखेगी। देखिए, अमेरिका प्रेशर तो बहुत बना रहा है हॉर्मुज को खुलवाने का, मिलिट्री थ्रेट्स दे रहा है, दूसरे देशों को बोल रहा है अपनी नेवीज भी भेजो, ईरान को कह रहा है मैं तुम्हारे पूरे बिजली के स्टेशंस, पावर ग्रिड सारे के सारे उड़ा दूंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर। परंतु फिलहाल चांस कम लगता है कि इन सब धमकियों को लेकर के ईरान हॉर्मुज खोल देगा। मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के बीच ये चेतावनी स्थिति को और गंभीर बना सकती है। अगर अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला करता है तो इससे क्षेत्रीय युद्ध और व्यापक हो सकता है। वैश्विक ऊर्जा संकट भी गहरा सकता है, क्योंकि अमेरिका ईरान के पावर प्लांट को निशाना बनाता है तो जाहिर है जवाब देने में तेहरान भी पीछे नहीं रहेगा। तेहरान इसे हर बार साबित भी कर चुका है। अगर अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स पर अटैक करेगा तो ईरान उलटवार करेगा इजराइल के पावर प्लांट्स पर भी, क्योंकि वहीं तक पहुंच सकता है, थोड़ा बहुत हर्ट कर लेगा, पर ज्यादा वो फिर इधर हर्ट करेगा दोबारा गल्फ कंट्रीज को, दुबई को, अबू धाबी को, कतर को, कुवैत को, सऊदी अरब को, बहरीन को। हॉर्मुज के अलावा खार्ग द्वीप भी रण का मैदान बनता जा रहा है और अब इसे लेकर हूती विद्रोहियों ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दे दी है। हूती ने कह दिया है अगर अमेरिकी सेना ईरान के खार्ग द्वीप पर कब्जा करने की कोशिश करती है तो वो बाब अल मंदेब स्ट्रेट को बंद कर देगा। वो अपनी सेना को तैयार रख रहे हैं। अगर संघर्ष बढ़ता है, बाब अल मंदेब स्ट्रेट मध्य पूर्व में एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है। ये लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। हूती अमेरिका को हमले की धमकी दे रहा है तो हिजबुल्ला अपने हमलों से इजराइल को दहला रहा है। हिजबुल्ला ने इजराइल के मिसगांव अम इलाके में एंटी टैंक मिसाइल से हमला किया। इसके बाद 2 गाड़ियों में भीषण आग लग गई। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मिसगांव अम इलाका लेबनान सीमा पर मौजूद है। मतलब साफ है, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ा महायुद्ध अभी और विध्वंसक और हाहाकारी होने वाला है। बस देखना यह है ये खत्म कहां होता है और उससे पहले हॉर्मुज का क्या होता है। तो एक जंग जो दुनिया में छिड़ी हुई है और एक युद्ध जो यूपी में चल रहा है। ये 27 के चुनाव का रण है। इस रण में हर पार्टी अलग अलग दांव चल रही है। अखिलेश यादव का दांव महिला वोटर पर है। बीजेपी विकास के सहारे 27 की नैया पार कर सत्ता में आना चाह रही है। बीजेपी की सहयोगी संजय निषाद की निषाद पार्टी भी ताल ठोक रही है। आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश की सियासी जंग की ये पूरी पिक्चर। आने वाले समय में जब कभी भी समाजवादियों को मौका मिलेगा, उन्हें हम लोग उन योजनाओं को और अच्छी तरीके से चला करके अपनी आबादी को न केवल सम्मान दिलाएंगे बल्कि समृद्धि और संपन्न बनाने के लिए भी आगे बढ़ने का काम करेंगे। आज का भारत जो समृद्ध भारत होना चाहिए था, जहां महिलाओं का सम्मान होना चाहिए था, जहां हम इतने धूमधाम से नवरात्र की पूजा करते हैं, देवी पूजन करते हैं, कहीं ना कहीं हमारी वार्ताएं, हमारी बेटियां कहीं ना कहीं इस नए भारत में पिछड़ती जा रही हैं। यूपी में यूं तो चुनाव करीब साल भर बाद है, लेकिन तैयारी अभी से शुरू हो गई है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी से लेकर संजय निषाद की निषाद पार्टी भी मैदान में उतर गए हैं।
एक एक करके आपको इन तीन पार्टियों ने आज क्या किया और कैसे इनकी नजर 27 के चुनाव पर है, ये आपको बताएंगे। सबसे पहले बात समाजवादी पार्टी की, जिसने महिलाओं पर अपना दांव चला है। अखिलेश यादव की इस महिला कार्ड का नाम है मूर्ति देवी। मालती देवी महिला सम्मान अखिलेश की दादी मूर्ति देवी और मां मालती देवी के नाम पर लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में इस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। अलग अलग श्रेणियों में कई महिलाओं को सम्मानित किया गया। जिन महिला विभूतियों के नाम पर सम्मान दिए गए उनके नाम अपने आप में राजनीतिक समीकरण को बयां करते हैं। जन जागरण के लिए उदा देवी झलकारी बाई सम्मान, खेल के क्षेत्र में रानी लक्ष्मीबाई सम्मान, जन आंदोलन में महाबीरी देवी वाल्मीकि सम्मान, सांप्रदायिक सौहार्द में बेगम हजरत महल सम्मान, शिक्षा के क्षेत्र में सावित्री बाई फूले फातिमा शेख सम्मान, पर्यावरण में अहिल्याबाई होलकर सम्मान, चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टर रमा यादव सम्मान, संगीत में बेगम अख्तर सम्मान, पत्रकारिता में महादेवी वर्मा सम्मान, दलित विमर्श में सरस्वती अम्माल अलामेलू अम्माल सम्मान, मानवाधिकार में सरोजनी नायडू सम्मान, उर्दू साहित्य में इस्मत चुगताई सम्मान, बहादुरी में फूलन देवी सम्मान से महिलाओं को सम्मानित किया गया। अब बात बीजेपी की। बीजेपी अपने विकास के एजेंडे पर चल रही है और ताजा हालात में विकास का बड़ा उदाहरण नोएडा का जेवर एयरपोर्ट है, जिसका लोकार्पण 28 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। ऐसे में सीएम योगी ने रविवार को जेवर एयरपोर्ट की तैयारियों का जायजा लिया। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री की जनसभा स्थल पर भी तैयारियों का जायजा लिया। जेवर एयरपोर्ट को चुनाव से पहले तैयार कर योगी सरकार विकास के दावों में नया अध्याय जोड़ना चाह रही है। जिस विकास के सहारे बीजेपी यूपी की सत्ता में फिर से आना चाहती है, उसकी एक वानगी देख लीजिए। यूपी भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यूपी की अर्थव्यवस्था 7% की दर से बढ़ रही है। देश की जीडीपी में यूपी का योगदान 8% का है। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय भी 23% की दर से बढ़ रही है। जहां तक बात करें निर्यात की, तो यूपी की रैंक 5वीं है। अब बात तीसरे चेहरे की, ये है संजय निषाद। निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं और बीजेपी के सहयोगी हैं। गोरखपुर में जनता ने इनका फूल मालाओं से स्वागत किया। इन्होंने भी जनता के ऊपर फूल बरसाए। लेकिन जब मंच पर आए तो संजय निषाद भावुक हो गए। हमारे वंशजों को दर दर की ठोकर खाना पड़ रहा है। निषादों को जिन्हें बर्बाद किया है, तुम्हारे बच्चे कहां भीख नहीं मांग रहे हैं। निषाद पार्टी के गढ़ पूर्वांचल के अलावा वाराणसी, प्रयागराज और पश्चिमी यूपी के मेरठ में भी संजय निषाद की पार्टी बड़ी रैलियां करेगी। इन रैलियों के जरिए संजय निषाद मझबार तुरहिया समुदाय को एससी में शामिल करने का मुद्दा उठाएंगे। हमारी सारी उपजातियां एक हो गई हैं अपने बैनर के लिए। इनको गुस्सा है कि जिनको 70 साल सत्ता में रखे, आज जब हम उनका बेटा सदन में बोलता है तो उसे बोलने नहीं देते हैं। इसलिए ये जनता रोड पर आ गई है कि जिन लोगों ने हमारा हिस्सा खाया है उनको गाँव से भगाओ और फिर अपने बच्चों का हिस्सा पाओ। 27 की बिसात पर यूपी की 3 बड़ी पार्टियों ने अपने दाव चलने शुरू कर दिए हैं। सबके अपने अपने दावे और मुद्दे हैं। बस इंतजार चुनाव का है। देखना होगा कि 27 की सत्ता पर किसका कब्जा होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।